हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो कल हमारा जो टॉपिक था वो था थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, इसके जो कौन कौन से लॉ होते हैं, सिस्टम पढ़ा था हमने, सराउंडिंग पढ़ा था, एंड प्रोसेस पढ़ा था। इसके बारे में टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ा थे हमने, और किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इंटेंसिव एक्सटेंसिव हमने यहाँ पे पढ़ा था। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो में हम सिर्फ दो लॉ को यहाँ डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फिर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है वो देख लेंगे। पहले इसका डेफिनेशन में देख लेंगे कि इन्होंने इसको रिप्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यह लॉ 1935 में फॉलर व एडवर्ड ने किया था। उनके अकॉर्डिंग यदि दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी एक दूसरे की समया अवस्था में होते हैं, मतलब समान अवस्था में होते हैं, ठीक है, तथा बी एंड सी की साम्य अवस्था में है, तब ए भी सी की साम्य अवस्था में होगा। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे ए और बी हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, इक्विलिब्रियम है। जो मास इसका होगा वही मास इसका है। मान लीजिए कि एक ये सिस्टम है, ठीक है, एक ये सिस्टम है। हमने दोनों में एक समान क्या किया है, पानी भर दिया है, ठीक है। तो ये एक दूसरे क्या है, साम्य अवस्था में है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ए और बी जो है एक दूसरे के साम्य अवस्था में है, और बी और सी एक दूसरे के साम्य अवस्था में है। तो यहाँ पे जो ए और सी होगा वो यहाँ पे ज़रूर आपस में साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है। तो ये एक इन्होंने इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे बता दिया, जैसे ए इक्विलिब्रियम बी, बी इक्विलिब्रियम सी, देन ए इक्विलिब्रियम सी। ओके, अब हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह लॉ 1850 में क्लॉसियस एंड रैंकिन ने दिया था। यह लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफरेंट मैनर में एक्सप्लेन करता है। और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मेन इनका पर्पस है वो यहाँ पे लिखेंगे। एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बट इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। हमने कई बार यहाँ पे पढ़ा है कि एनर्जी जो होती है वो कभी भी हम यहाँ पे नष्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं होती है। बस क्या हो सकता है, इसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यह स्टेटमेंट से पता लगता है कि अनेक चेंजेस होने के बाद भी यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इस लॉ में फॉलोइंग इक्वेशन दी जाती है। इसमें इक्वेशन क्या है, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, और इसको हम किस मैनर में लिख सकते हैं, डी ई इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन में यही किया है, जैसे डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू है। तो इस इक्वेशन में क्या किया है, इन्होंने डी ई को यहीं पे छोड़ दिया है। बायो वाले स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बता देते हैं, डी ई को इन्होंने यहीं पे छोड़ा है, और यहाँ पे ये जो डी डब्ल्यू है इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं, ठीक है। राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई नंबर है या फिर कोई अल्फ़ाबेट है तो वहाँ वो क्या होगा, इधर साइड में जब वो अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होता है इक्वल टू के बाद, तो वहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाता है। तो वैसे इसमें क्या है कि ये राइट से डी ई को हमने यहीं रहने दिया है, फिर इसको क्या किया है हमने, लेफ्ट में लेके गए हैं। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी ई इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। इसको जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे लिखा हुआ है डी क्यू, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है डी डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, डी ई, ठीक है। अब उसी को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ लिख देते हैं, ये जो दोनों हैं इनको उठा के हम इस तरफ कर देते हैं, तो हमारा ये वाला इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे डी ई इक्वल टू सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, और डी क्यू क्या होता है, सिस्टम को दी जाने वाली एनर्जी होती है। डी डब्ल्यू सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क होता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब आगे देखेंगे यहाँ पे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट होता है। जैसे कि इसको एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा क्या था, इस प्रोसेस में सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य हीट व एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, तथा इसके लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। कल हमने जो वीडियो बनाया था इसमें, उसमें आपने ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस ले लिया है, जहाँ पे डी क्यू इक्वल टू ज़ीरो होता है। हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये क्यों होता है, ठीक है। इसमें हीट और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये डी क्यू जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जीरो इस तरफ ले लेंगे,
और डी क्यू का वैल्यू हमने बैक साइड में देख लिया था। यहाँ पे क्या था हमारा डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू ले लिया है और इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे डी ई को डी ई को वहीं रहने देंगे और डी डब्ल्यू को क्या करेंगे यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने पिछले भी पढ़ा था कि जब पॉजिटिव है तो ये जब ट्रांसफ़र होगा राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। आगे क्या करेंगे फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या देखा था, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने देखा था वे प्रोसेस जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उन्हें आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। इनके लिए डेल्टा वी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है उसमें क्या है डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। वेयर डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी, वर्क बराबर पी इंटू डी वी, ठीक है। डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू डी वी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डी डब्ल्यू का यहाँ पे जो वैल्यू है पी इंटू डी वी, इसको हम कहाँ पे रख देंगे, जो हमने इक्वेशन अभी देखी थी उसमें रख देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का है डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू डी वी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे डी क्यू को ऐसे रहने देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, डी ई यहाँ पे आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पी इंटू डी वी कहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि डी वी इक्वल टू 0 होता है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है डी वी इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू, ये जो इक्वेशन है हमारा डी क्यू, इसको ऐसे लिखेंगे, डी ई को हम ऐसे लिखेंगे प्लस पी, ठीक है। इतना तक तो ठीक है आपका। डी क्यू की वैल्यू जो थी वो क्या है 0 है, 0 लिख देंगे तो हमारा क्या बचेगा डी क्यू इक्वल टू डी ई, ठीक है। 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है पूरा 0 हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या है डी क्यू इक्वल टू डी ई, ठीक है। बस एक फॉर्म से क्या है दूसरे फॉर्म में हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसमें हम एक और टॉपिक ले लेते हैं वो है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है आपको पता होगा इसमें थोड़ा बहुत, चलिए थोड़ा सा इसमें और बता देते हैं। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी की सम होती है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th में, ठीक है। इसे कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो है जूल होती है तथा इसे फॉलोइंग इक्वेशन द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आगे इतना समझ में आया। बट वर्क इक्वल टू पी वी, सो ई इक्वल टू क्यू प्लस पी वी। ये क्वेश्चन हमारा कैसे आया, ये ऐसे है कैपिटल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है पी इंटू वी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी वी इसलिए आया है। और इसको कैसे लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू डी क्यू प्लस पी इंटू डी वी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया, किसका आ गया, ये हमारा इंटरनल एनर्जी का, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेंगे। एक सिस्टम के द्वारा 6 kg हीट ऑब्जर्व की जाती है तथा यह 1.5 kg वर्क करता है। इसकी इंटरनल एनर्जी तथा एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा वर्क इक्वल टू कितना किया गया है इसमें 1.5 kg, ठीक है। और इसमें हीट कितना दिया गया है वो क्या है 6 kg। उसको हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट, जो चीज़ें हमें दी गई हैं पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पे क्या पूछा है इंटरनल एनर्जी तथा एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। इंटरनल एनर्जी का हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या है ये, ठीक है। मेन ये है, ये दोनों आपके मेन है, ठीक है। बट यहाँ पे ये वाला लेंगे ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ई को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे जो हमारी एनर्जी यहाँ पे ली गई है, जो हीट इसको दिया गया है वो क्या है 6 है, प्लस वर्ग कितना किया है इन्होंने 1.5। तो हम इसमें क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 7.5। कितने लोगों को यहाँ पे पॉइंट वाले समझ में नहीं आते कैसे ऐड करें, तो देखिए बड़ा नंबर यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। छोटा नंबर यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हमेशा ये वाला जो नंबर होगा ना वो इसके बाद में आएगा। यहाँ पे 0 लगा लेंगे आपके समझने के लिए, फिर ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 + 1 7 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये आपने फर्स्ट सेकंड में सीखा होगा बट बहुत से लोगों को ये भी नहीं आता है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम ऐड करेंगे, ठीक है। हमेशा ये जो फर्स्ट वाला होगा हमेशा ये बड़े वाले नंबर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट वाला उसके पीछे आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ गया 7.5 kg। ये हमारा क्या निकल के आ गया इंटरनल एनर्जी। अब हम निकालेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला हमारा क्या था, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था डेल्टा एच इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और कैपिटल ई का जो वैल्यू था हमारा क्या आ गया था यहाँ पे 1.7 kg। kg लगाना नहीं भूलना, ये उसकी यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू कैपिटल ई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल ई की वैल्यू हमारी 7.5 आई थी और वर्क हमने किए यहाँ पे कितना किया गया था 1.5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे डेल्टा एच इक्वल टू
0 kg। अब यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से भी डिनोट किया जाता है। तो कहीं पे अगर कैपिटल यू आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप नोट में लिख लेना ज़रूर से कि यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से भी डिनोट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी को हमने अभी कैपिटल ई से लिखा था ना, कैपिटल ई और कैपिटल यू दोनों से डिनोट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमें इसके आगे का देखेंगे, हीट कैपेसिटी एंड अदर टॉपिक्स जो होंगे हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है।